हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग कोर्स। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अर्जुन। और ये जो कोर्स है इसमें मैं आपको सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक सिखाऊंगा। अब बेसिक से एंड तक सिखाने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज पहले से अवेलेबल है, तो मेरे कोर्स में यूनिक क्या है? तो मेरे कोर्स में जो चीज़ यूनिक है जो मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग कैसे करें, कि सिंटैक्स क्या है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। आई डोंट नो वाई मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, वेट अ मिनट। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे सी के ट्यूटोरियल वीडियोस देख लिए हैं। मैंने मेंशन नहीं करूँगा किसी भी चैनल को, तो मैं यहाँ किसी को भी मेंशन नहीं करूँगा कि इसकी वीडियो देखी है, उसकी वीडियो देखी है। तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं और मैं जो ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ इसमें बेसिक जो डिफरेंस रहेगा वो मैंने ये देखा है कि उनके पेड कोर्सेज में जो होता है वो कंटेंट अलग होता है और जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसमें अंतर होता है। मतलब पढ़ाते सब कुछ है, ऐसा नहीं है पढ़ाते नहीं है, बट चीज़ों में अंतर होता है। क्योंकि जो मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखता था और उसके बाद जब मैं कॉलेज जाता था ना, तो जो कॉलेज में प्रोफेसर्स बताते थे वो सुनने के बाद पता चलता था कि ये चीज़ तो यूट्यूब पे है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ को मैं यूट्यूब पे लेके आऊँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वो बेसिक सिंटैक्स दो चार चीज़ें ये सब नहीं सिखाऊंगा। मैं जो आपका मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो होगा एक आपकी लॉजिक बिल्डिंग पे। दूसरा, लॉजिक बिल्डिंग के साथ साथ मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस करूँगा इस कोर्स में। मैं आपको जितना सिंटैक्स कराऊँगा शायद मैं आपको उस सिंटैक्स के साथ साथ ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इस कोर्स में। तो लेक्चर्स की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहा करेगी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इस कोर्स में कवर करूँ। बिकॉज सी प्रोग्रामिंग आपको कोई भी बता देगा, लॉजिक आपको कोई भी बता देगा, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। मुझे आज भी याद है जो मेरी पहली क्लास थी जिसमें मेरे सी के टीचर ने पहला लेक्चर लिया था, उन्होंने मुझे बताया था कि जो सी है आप उसे तीन तरीके से लिख सकते हो। एक सी, जो ये लेटर है जिसे आप देख रहे हो सी, एक सी होता है देखना आँखों से, और एक सी होता है समंदर। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग का, एक तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी बेस है। प्रोग्रामिंग में ऐसा है, आप किसी भी एक लैंग्वेज का सिंटैक्स सीख लो तो वो सारी ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे ट्रांसफरेबल होता है। तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप पहले पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो या जो भी सीख रहे हो, वो आपकी इच्छा है। बट आप एक बार अगर लॉजिक बिल्डिंग सीख गए ना, तो आप उस लॉजिक को किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आइटरेट कर सकते हो। तो लॉजिक बिल्डिंग मेन होती है। और दूसरा बी लैंग्वेज जो है वो सॉरी मैं बी लैंग्वेज बोल गया, इसके बारे में बताऊंगा। जो सी लैंग्वेज है ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका बेस है। 50+ साल ये पुरानी लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज पे आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सी में कर सकते हैं, जो आप दूसरी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, बट सी लैंग्वेज ही क्यों? तो सी का जो एग्जीक्यूशन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आप किसी हैकेथॉन्स वगैरह में जाओगे और वहाँ पे आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो सी के मुकाबले, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या मैक्सिमम आपका जो टास्क होगा वो थोड़ा स्लो एग्जीक्यूट होगा सी वाले के मुकाबले। अब जब आप किसी हैकेथॉन वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप मिली सेकेंड से भी हार सकते हो। तो एक तो सी ये हो गया। दूसरा, सी सारी लैंग्वेजेस का बेसिक्स है, ये एक सिक्वेंशियल लैंग्वेज है। मतलब एक मिनट में विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे आपको ये सब बताने की ज़रूरत है कि विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे कॉन्फ़िगर वर्क करना है। इस चीज़ के लिए आपकी जो यूट्यूब है उस पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा, सी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में वो लगाना भूल गया मैं। तो इसके लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं कि विजुअल स्टूडियो को कैसे कॉन्फ़िगर वगैरह करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। और यार सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो कॉलेज में आके तो इतना तो आता ही होगा आपको। सिंपली फिर भी कुछ नहीं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आप सिंपल यहाँ से गूगल में जाके आप VS कोड डालोगे तो आपको टॉप पे ये रिज़ल्ट दिखा देगा माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल स्टूडियो कोड का। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ये रहा। यहाँ पे आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और विजुअल स्टूडियो का फ्री वर्जन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। और आपको कंपाइलर चाहिए, उसके लिए आपको GCC कंपाइलर इंस्टॉल करना है।
जीसीसी कंपाइलर आप यूज़ करोगे, जो कि जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन होता है, जीसीसी की फुल फॉर्म। अब मैं कंपाइलर पे भी आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कंपाइलर भी क्या कुछ होता है, जीसीसी क्या है। जो प्रोग्रामिंग है या फिर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस का कुछ भी है ना, वो लॉजिक मानता है, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डम मशीन है, जब तक आप इसको कोई इंस्ट्रक्शन ना दो, कोई इनपुट ना दो, ये आपको आउटपुट नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से आपको भी हर चीज़ पे क्वेश्चन करना चाहिए कि जीसीसी क्या है, ये कंपाइलर कैसे काम करता है, या ये क्यों काम कर रहा है, कि चीज़ क्या हो रही है। तभी यहाँ पे कोई भी चीज़ एक बेटर वे में सीख सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे एक नई फाइल बना लूँगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ कुछ भी, जैसे फर्स्ट वीडियो, और सी का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। तो आपको नई फाइल बना लेनी है डॉट सी, जो कि मैं इसी फोल्डर में बनाऊँगा। तो फर्स्ट वीडियो के नाम से मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैं जो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए टाइप कर रहा हूँ। अभी बिल्कुल आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एक मैं सिंपल आपका बेसिक सा एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। तो इसके बारे में अभी बिल्कुल भी चिंता मत करना, ये मेन वगैरह क्या है, ये क्या कुछ क्यों लिख रहा है। बेसिक वीडियो है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैंने जो सीक्वेंशियल अभी बोला कि ये लैंग्वेज जो है ये प्रोसीजनल लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है। तो सी, मैं यहाँ पे एक चीज़ लेता हूँ, या एक सेकंड मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख दिया है, जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्स। और अब इसमें सीक्वेंशियल होने का मतलब क्या है? बेसिक मतलब यही है, जो कुछ भी है यहीं पे। सी, आपका दिमाग कैसे काम करेगा इस प्रॉब्लम को देख के? आप सोचोगे, पहले एक वेरिएबल लेते हैं या कोई कंटेनर लेते हैं जिसका नाम है एक्स, फिर उसमें वैल्यू 9 डालते हैं, फिर उसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू 9 आनी चाहिए। तो मेरा जो दिमाग है, जो ऑटोमेटिक एक लॉजिक होता है, वो क्या कहता है, पहले एक्स लो, एक्स में 9 डालो, उसके बाद उसको प्रिंट कर दो। बट यहाँ पे अगर आप इसको रन करोगे तो ऐसा नहीं होगा। सी, आउटपुट ब्लैंक आया है। तो सी में ये आउटपुट ब्लैंक क्यों आया है? आप यहाँ पे देख सकते हो, एरर ID रिटर्न 1 स्टेटस एग्जिट। ये प्रोग्राम सीक्वेंशियल नहीं है। सी, आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले डिफाइन करना चाहिए। मतलब मेरा दिमाग तो ऑटोमेटिकली यही सोचेगा कि पहले डिफाइन करता हूँ, फिर उसमें वैल्यू डाल देता हूँ कुछ भी, फिर उसको प्रिंट करता हूँ। पर सी ऐसे नहीं चलती। सी सीक्वेंस में ही कंपाइल करेगा। वो पहले वेरिएबल बनाएगा, फिर उसको प्रिंट करेगा, बाद में उसकी वैल्यू को असाइन करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे x=9 करके इसको बाद में रन करूँगा, उसके बाद जब मुझे आउटपुट मिला है, यहाँ पे 9 मिला है, क्योंकि अब ये प्रोग्राम एक सीक्वेंस में है। तो सी लैंग्वेज बेसिकली इसीलिए ही कॉलेज में पहले पढ़ाई जाती है, क्योंकि एक सीक्वेंशियल लैंग्वेज है। इसमें आपका जो लॉजिक बिल्डिंग होता है वो बेस्ट होता है। इसमें अगर आप एक बार लॉजिक बनाने सीख गए, फिर तो पाइथन वगैरह तो ऑटोमेटिकली उसको अपने आप एडजस्ट करके ले लेता है कंपाइलर। और वैसे भी हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं जीसीसी के साथ, तो ये वैसे भी इतना स्ट्रिक्ट कंपाइलर नहीं है। यहाँ पे आपको, अगर आप कॉलेजेस वगैरह में अपने सीखोगे तो आपको एक CLS सिखाएंगे, CLS फंक्शन को कॉल करना। और इसी के साथ में यहाँ पे प्रोग्राम एंड होने से पहले गेट ch भी डलवाया करेंगे, जो कि आपको टर्बो C++ जैसे कंपाइलर्स में डालना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इन दोनों को यूज़ करना है। दोनों क्या करते हैं, जो आपका आउटपुट होता है, कंप्यूटर जो है आपका, वो मिलियंस ऑफ टास्क को सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में परफॉर्म करता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, PPT होती तो यहाँ ज़्यादा आसान होता। बट मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक आपका जो प्रोसेसर है, जैसे कि हम किसी भी प्रोसेसर को ले लेते हैं, जैसे कि इंटेल कोर i5। तो ये हमारा कोर i5 प्रोसेसर है। अब इसकी एक वो होती है जिसको हम स्पीड कहते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में जो काउंट होती है स्पीड। तो उस स्पीड से आप क्या समझते हैं कि जो स्पीड है वो क्या है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है या फिर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ है? वो जो गीगाहर्ट्ज़ में स्पीड होती है, एक मिनट में, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, मॉडल ही सर्च करना पड़ेगा कोई।
हाँ, तो ये स्पीड यहाँ देख सकते हो, ये 2.9 गीगाहर्ट्ज़ और जो टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो 4.3 गीगाहर्ट्ज़ है। अगर कोई CSIT वाला बंदा होगा तो वो जवाब देगा कि ये ट्रांजिस्टर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पर 2.9 गीगाहर्ट्ज़ से आप समझ क्या रहे हो? 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर, अगर आप इसको टास्क दोगे तो ये 2.9 बिलियन, गीगा का मतलब होता है बिलियन, 2.9 बिलियन टास्क एक सेकंड में कर सकता है। तो अगर आप इसको कुछ ऑपरेशंस दोगे, A+B, B+C, ऐसे 3 बिलियन ऑपरेशंस दोगे, वो ये एक सेकंड में कर देगा। तो अगर एक छोटा सा प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे x=9 ही मुझे प्रिंट करवाना है, तो ऐसा टास्क तो करने के लिए इसे पिको सेकंड तक का टाइम ले लेगा। ये पिको सेकंड में ही प्रिंट कर देगा, x तो निकल जाएगा, मैं उसे देख भी नहीं पाऊंगा मेरी आंखों से। ह्यूमन आइज़ की टेंडेंसी होती है कि वो 116 के ऊपर कोई भी चीज़ अगर चली जाती है, किसी चीज़ की स्पीड, तो उस चीज़ को नहीं देख पाती। तो इसीलिए हम यहाँ पे getch का यूज़ करते हैं इस प्रोग्राम का। ये क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। और हर प्रोग्राम के पहले हम CLS को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्रीवियस स्क्रीन का जो आउटपुट है उसको क्लियर कर देता है। वैसे मैं बेसिक ये सब पहली वीडियो में ऐसे ही बता दे रहा हूँ, सिंटैक्स वगैरह ये अभी आगे चल के जब लेक्चर्स आएंगे प्रॉपर उसमें होगा। ये तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, सबका फेवरेट जो पहला प्रोग्राम होता है हम उसे ही एग्जीक्यूट करके देखते हैं, printf। और यहाँ पे जो हर किसी का जो पहला फेवरेट प्रोग्राम होता है वो होता है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। printf एक फंक्शन है। अब सी में जो आपका सिलेबस होता है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे कैसे सिलेबस चलता है। इंट्रोडक्शन में आपको डेटा टाइप्स वगैरह मिलेंगे कि डेटा टाइप्स क्या है, फंक्शंस क्या हैं, इन सब के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा। उसके बाद मैं जंप करूँगा आपके लूप्स पर। लूप्स के बाद मैं आ जाऊँगा एरेस पर, और उसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा फंक्शंस और रिकर्जन, और साथ में ही एरे के बाद मैं आपको पॉइंटर्स पढ़ाऊँगा। पॉइंटर्स के बाद आएंगे स्ट्रक्चर्स, और ये सब आप चाहें तो नोट भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर्स के बाद आपको बेसिकली एक फ़ाइल के साथ काम करना सिखाया जाएगा। और उसके बाद आएगा मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि मेमोरी भी जो होती है वो आपकी कई तरीके की होती है। मैंने इसको सेव नहीं किया इसलिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हो रहा है, तो सेव करके रन करता हूँ। अब ये मुझे एरर दे रहा है printf में सी। ये होता है एक फ्लेक्सिबल कंपाइलर को यूज़ करने का काम। तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैंने printf की जगह जो स्पेलिंग थी उसमें टी नहीं लगाया था, तो इसने मेरे को दिखा दिया है कि यहाँ पे जो है आपको printf यूज़ करना है। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में अच्छा है, इसमें आप एरर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। टर्बो C++ वगैरह में अगर आप जाओगे तो सी, यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो वहाँ के जो कंपाइलर्स हैं वो आपको लाइन तो बता देंगे, पर एग्जैक्ट क्या चीज़ का एरर है ये इतने अच्छे से वो डिफाइन नहीं करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का मेन पर्पस यही है कि आपको जो एरर्स वगैरह है वो बहुत अच्छे से बता देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक चीज़ के लिए अलग कलर है, यहाँ इंक्लूड अलग कलर से लिखा हुआ है, इंट और मेन अलग तरीके से है। तो ये एक जो फॉर्मेटिंग होती है, पढ़ने में कोड बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिक पहली वीडियो है, इतना ज़्यादा लंबा मुझे खींचनी नहीं है, ये 12-13 मिनट की वैसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग में ड्राई में हो चुकी है। तो मैं फिर भी आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ बता देता हूँ। कोई भी जो कोड होता है, ये जो एक मेन फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से ही कोड का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। कंपाइलर हमेशा आपका मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है, वो और किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता। सिर्फ इसकी बॉडी में, ये जो मेन है इसकी बॉडी में जो भी आप प्रॉपर्टीज़, कोड वगैरह जो कुछ भी लिखोगे सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा, इसके अलावा कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो ये ऊपर मैंने stdio.h लिखा है, ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल बेसिकली मैं आपको, जैसे आपके कॉलेज है, ठीक है, आपको कोई बुक चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे? किसी लाइब्रेरी में जाओगे, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में जाओगे या बाहर किसी लाइब्रेरी में जाओगे, और उस चीज़ की बुक को आप ढूंढ के लाओगे, फिर पढ़ोगे। तो stdio.h जो कि एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल्स बेसिकली और कुछ नहीं लाइब्रेरीज़ होती हैं। इन लाइब्रेरीज़ के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस डिफाइन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि printf एक फंक्शन है। अब ये printf फंक्शन इस हेडर फाइल में पहले से डिफाइन है, इसलिए मैं इसको यहाँ यूज़ कर पा रहा हूँ इस फाइल को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। #include stdio.h कहता है इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लो प्रोग्राम में। और इस हेडर फाइल के इंक्लूड होने के बाद इसमें जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं या जितने भी फंक्शंस हैं वो सब मेरे प्रोग्राम के लिए इंक्लूड हो जाते हैं, फिर मैं उनका यूज़ कर सकता हूँ। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल।
ठीक है, तो इसके बिना आप फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते। बाकी अगर मुझे printf अगर यूज़ करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा कोड होता है। अगर आप ये मैंने कंट्रोल करने के बाद ये बटन दबाया तो सी आप यहाँ फाइल में देख सकते हो कितना कुछ लिखा हुआ है। ये इस हेडर फाइल में यहाँ पे डिफाइन हुआ है फंक्शन। मैं एक और बात बताता हूँ, कंट्रोल करके मैं जैसे ही यहाँ पहले जूम इन कर लेता हूँ और printf पे क्लिक करूँगा तो ये रहा, ये फंक्शन इस हेडर फाइल में यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, अब जो हेडर फाइल्स होती हैं, ये देखो ये कितनी लंबी हेडर फाइल है, देख रहे हो। तो ये जो हेडर फाइल्स होती हैं ये आप खुद से भी बना सकते हो। खुद की हेडर फाइल बनाना भी मैं आपको बताऊंगा। हेडर फाइल्स बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको प्रोग्राम में मदद करने के लिए होती हैं। तो अब मैं आपको इसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो बता देता हूँ इस वीडियो में, बस इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। हेडर फाइल को इंक्लूड करने का मेन पर्पज़ ये है, ये जो हैश इंक्लूड है, ये जो हैश है, ये जो आप हैश देख रहे हो, इसको यहाँ हैश नहीं कहते, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश के साथ आप कुछ भी लिख दोगे ना, तो सबसे पहले उस चीज़ को कंसीडर करेगा कंपाइलर। कुछ भी चीज़ को कंपाइल करने से पहले आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता है, पहले कंपाइलर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है, उसके बाद उसका आउटपुट देता है। तो कंपाइलर आपके जो मेन फंक्शन है उसे रीड करने से पहले आप हैश के साथ जितनी भी फाइल्स डालोगे यहाँ पे उन सबको पहले इंक्लूड करेगा या प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे मेरा कंपाइलर सबसे पहले stdio.h नाम की फ़ाइल को इंक्लूड कर देगा। अब इस फाइल को इंक्लूड करने का मेन पर्पज़ मेरा ये है कि मैं अपना printf फंक्शन और scanf फंक्शन, ये सारे जो फंक्शंस हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ये सब हैं, मैं इनको यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि प्रोग्राम में अगर मैं इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करूँगा तो प्रोग्राम कैसे लिखूँगा, बेसिक सी बात है। तो ये printf फंक्शन इंक्लूड हो जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे ये हेडर फाइल को इंक्लूड करा सबसे पहले। फिर आते हैं हम सबसे बड़ी चीज़ पे, जो है हमारा मेन फंक्शन। जो भी आप काम करोगे मैक्सिमम वो आप मेन फंक्शन में ही करोगे अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए। मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपके जो प्रोग्राम है उसका एक एंट्री पॉइंट है। ये जो मेन फंक्शन है आपका कंपाइलर कुछ नहीं देखेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन को देखेगा और मेन फंक्शन उसे जहाँ पे भी जिस लाइन में भी मिल जाएगा वो उसी लाइन से कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमने ये जो इंट लिखा हुआ है ये एक डेटा टाइप है कि ये फंक्शन किस तरीके का डेटा जो है रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमने रिटर्न ज़ीरो लिखा हुआ है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रिटर्न ज़ीरो जो एक रिटर्न वैल्यू है, फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है तो उसे कुछ रिटर्न करना होता है। आप किसी को कोई चीज़ दोगे तो उससे रिटर्न में कुछ तो लोगे ना। अब यहाँ पे जो है हम आउटपुट पहले ही ले रहे हैं तो हम ज़ीरो रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न करने का मतलब बेसिक जो फंडा है वो ये है कि आपका प्रोग्राम अगर सही तरीके से रन हो रहा है तो कुछ नहीं होगा, ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे सी लैंग्वेज को सीखोगे तो धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें ग्रास्प करने लगोगे कि ये चीज़ें क्या है। ठीक है, तो बस अभी सी के इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को यहीं रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करना, एंड मैं इसे प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा तो प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लेना, प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रख लेना, क्योंकि उसमें सीक्वेंशियली मैं सारी वीडियोस को लगा दूंगा। तो सीक्वेंशियली लगाने से ये है कि आप लोग सीक्वेंस में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी देख लो रिवीजन के लिए, तो मुझे पता है सब बीच बीच में से ही देखना पसंद करते हैं जिससे रिवीजन वगैरह करना होता है। बाकी अगर शुरुआत से अंत तक सीखना है तो शुरुआत से अंत तक देख लेना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टेक केयर गाइस।